हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ डिस्कस किया था, जिसमें हमने पढ़ा कि डीएनए से डीएनए बनने का जो प्रोसेस है उसे रेप्लिकेशन कहते हैं। और फिर रेप्लिकेशन को हमने डिटेल में डिस्कस किया कि कौन कौन से एंजाइम्स है जो प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं और किस तरह से रेप्लिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, सो आप में से जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं सुना है वो पहले रेप्लिकेशन सुन लें, उसके बाद फिर ट्रांसक्रिप्शन जो आज हम डिस्कस करने वाले ये लेक्चर सुने। ठीक है, सो हमने सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ में पढ़ा कि डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और इस प्रोसेस में जो एंजाइम वर्क करता है उसे कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, सो आज हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस देखने से पहले ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है ना कि एक जो डीएनए सेगमेंट जिससे आरएनए बनना है उस सेगमेंट में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है उसको देख लेते हैं, है ना। तो उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है? उसमें प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर, 3 पार्ट होते हैं, है ना। जिसमें से स्ट्रक्चरल जीन जो है वो ये मिडल पार्ट है ना। अगर मान लेते हैं कि इसे मैं एक नंबर दे दूं +1 के यहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना है और ये एंड तक ट्रांसक्रिप्शन होना है, ये पार्ट, है ना। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन। क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन। तो यहां से ये पार्ट और यहां से ये पार्ट। ठीक है, अब देखिए प्रोमोटर और टर्मिनेटर क्या है। तो प्रोमोटर जो है वो स्ट्रक्चरल जीन से पहले वाला पार्ट है ना। तो अगर ट्रांसक्रिप्शन यहां से स्टार्ट होना है तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है वो इससे पहले सीक्वेंस पर बाइंड होगा और उसी सीक्वेंस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रोमोटर। क्या कहते हैं? प्रोमोटर। तो प्रोमोटर प्रोवाइड बाइंडिंग साइट टू दी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। यही पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, तो ये जो उससे पहले पार्ट हो गया उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रोमोटर। ठीक है, तो ये प्रोमोटर हो गया। और उसके बाद का जो पार्ट है ना, उसके बाद का एक सीक्वेंस है जिसे हम कहते हैं टर्मिनेटर, जहां पर जाकर प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा देखो हम सोच सकते हैं कि कैसे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को पता चलता है कि ट्रांसक्रिप्शन यहीं से स्टार्ट करना है ना। तो कोई तो सीक्वेंस होगा, कुछ तो है इस तरह का जो उसको एक इंडिकेशन या सिग्नल पास करता है कि प्रोसेस कहां से स्टार्ट करना है, कब स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहां पर जो प्रोमोटर है, प्रोमोटर में एक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जो स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक यानी कि हर प्रोमोटर में वो प्रेजेंट होता है, हर प्रोमोटर में वो सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। और वो सीक्वेंस क्या है? वो सीक्वेंस है TATA फॉर यूकैरियोट्स। यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, जिसे हम, है ना, TATA सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? टाटा बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टाटा बॉक्स। कहां पर प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल। दूसरा, अब जैसे देखो यूकैरियोटिक सेल में टाटा बॉक्स प्रेजेंट है, कहां पर प्रेजेंट है? प्रोमोटर में, है ना, जो प्रोमोटर के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है ना। यानी कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इसी सीक्वेंस को कहीं ना कहीं सर्च करता होगा और फिर प्रोमोटर पे बाइंड हो गया। अब उसके बाद वो प्रोसेस करेगा। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में भी इस तरह की कोई चीज होना चाहिए। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल में है TAAT। तो वहां पर 6 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का एक फ्रेगमेंट कह सकते हैं हम लोग प्रेजेंट है, जिसे हम कहते हैं प्रिब्नोबॉक्स। प्रिब्नोबॉक्स किसमें प्रेजेंट है? प्रेजेंट है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, तो प्रिब्नोबॉक्स या टाटा बॉक्स कहां पर प्रेजेंट होता है? प्रोमोटर में प्रेजेंट होता है।
जो एक तरह से प्रोमोटर के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। उसके बाद बारी आई स्ट्रक्चरल जीन की। अब हमें क्या दिख रहा है कि स्ट्रक्चरल जीन या जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है वो तो है ना, उसमें 2 स्ट्रैंड है, ऑब्वियसली डीएनए है तो 2 स्ट्रैंड होगा। तो अब जो है आरएनए बनेगा, आरएनए जो बनना है वो किस स्ट्रैंड से बनेगा, है ना। तो हमने लास्ट लेक्चर में मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो आरएनए बनने का प्रोसेस है या आरएनए जो बनेगा वो एक ही स्ट्रैंड पर बनेगा। कौन से स्ट्रैंड पे बनेगा, है ना, कौन से स्ट्रैंड पे बनेगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। मान लेते हैं कि ये ब्लू वाला ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम में रन हो रहा है ना। जब ये प्रोमोटर है तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो डीएनए स्ट्रैंड है उसी पर आरएनए बनेगा, उस पर क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। ठीक है, अब इस पर आरएनए बन रहा है और इस पर आरएनए नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये इस पर आरएनए बनेगा तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ये आपका हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड। और ये नॉन टेम्पलेट, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, अब देखो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड का और टेम्पलेट स्ट्रैंड के एक और नाम है ना, कोडिंग और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। अब देखो कोडिंग किसका नाम रहेगा, नॉन कोडिंग किसका रहेगा। अब देखो मोस्टली करके यहां पर एक गलती होती है बच्चों से। क्या गलती होती है कि हम सोचते हैं कि टेम्पलेट स्ट्रैंड ये है तो इसी पर आरएनए बनने वाला है, इस हिसाब से ये कोडिंग स्ट्रैंड हो गया। जबकि जो एक्चुअल है वो क्या है, इसका उल्टा है। ये ब्लू लाइन जो दिख रही है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इस पे आरएनए बनेगा लेकिन फिर भी इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। अब क्यों बोलेंगे वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूं, है ना, क्यों बोलेंगे वो बताता हूं मैं। तो ये हो गया नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। और जिस पर आरएनए नहीं बन रहा है, जो आरएनए बनने में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, उसे हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड। इसी तरह से एक और नाम है नॉन कोडिंग को हम लोग कहते हैं एंटाइसेंस स्ट्रैंड। और इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सेंस स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड। ठीक है, अब कोडिंग और नॉन कोडिंग क्यों कहते हैं वो आपको इस डायग्राम से समझ में आएगा। देखो यहां पर मैंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बनाया है, आपको दिख रहा है 2 स्ट्रैंड है ना, एक का 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन है, एक का 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन है। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन होगा, है ना, मान लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो गया और क्या बना, क्या बना, आरएनए बना। यहां पर क्या बन गया, एमआरएनए या कोई भी आरएनए अज्यूम कर लो कि एक आरएनए बन गया। अब इस आरएनए का सीक्वेंस हम लोग डीएनए के सीक्वेंस से कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, दोनों के सीक्वेंस को कंपेयर करो तो क्या दिख रहा है हमें कि यहां पर जी है ना, ये स्ट्रैंड से ये बना है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा। यहां पर जी है तो यहां पर सी है, यहां पर सी है तो जी है, सी है यहां पर जी, यहां पे जी, यहां पे सी, तो कॉम्प्लीमेंट्री पाया जा रहा है। जबकि ये वाला स्ट्रैंड जो यूज नहीं हुआ है, जो यूज ही नहीं हुआ है, उस स्ट्रैंड से अगर हम कंपेयर करें तो क्या दिख रहा है कि यहां पर सी, यहां पे सी है, यहां पर भी सी है, हाँ। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो आपको क्या दिख रहा है, सी, यहां पे अगर देखें जी, इसको देखो जी, अगेन सी, देन ये टी के जगह पे यू आ गया, टी के जगह पे क्या आ गया, टी के जगह पे यू आ गया। तो इसको मैं अलग कलर से कर देता हूं। देन आगे देखते हैं, आगे यहां पे ए है,
तो ए के सामने ए, देन अगेन टी के सामने यू, इसी तरह से आगे भी है ना, सॉरी यहां पे यू होगा, तो टी के सामने यू, टी के सामने यू। तो अगर इसी तरह से हम लोग आगे भी कंपेयर करें तो आपको क्या दिख रहा है कि यहां पर ऊपर जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस नीचे भी, यहां पे देखो जी के सामने जी ही प्रेजेंट है, ए के सामने ए प्रेजेंट है। सिर्फ एक चीज आपको डिफरेंस दिखेगा कि ऊपर है ना, यहां पर जो नॉन टेम्पलेट स्टैंड है उसमें जहां जहां पर टी प्रेजेंट है उसके सामने आरएनए में यू प्रेजेंट है ना, टी के सामने यू प्रेजेंट है, टी के सामने यू प्रेजेंट है, और उसके अलावा सारे सीक्वेंस जो है वो सेम है, सारे सीक्वेंस सेम है। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये आरएनए इसको देखकर बना है, लेकिन इसकी सिमिलैरिटी जो है ये दूसरे स्ट्रैंड से ज्यादा है, दूसरे स्ट्रैंड से ज्यादा है। तो या हम इसी तरह से कह सकते हैं कि जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड था उसकी सिमिलैरिटी आरएनए से ज्यादा है, या उसका जो सीक्वेंस है वो कहीं ना कहीं प्रोटीन सीक्वेंस से ज्यादा मैच करता है। इसी वजह से इसका जो नाम रखा गया है ना, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड का नाम क्या रख दिया गया, कोडिंग स्ट्रैंड रखा गया। क्या रखा गया, कोडिंग स्ट्रैंड, या फिर उसी का नाम सेंस स्ट्रैंड रखा गया। क्यों? क्योंकि इसकी जो सिमिलैरिटी है, इसका जो सीक्वेंस है वो आरएनए से ज्यादा मैच करता है जिस आरएनए से प्रोटीन बनने वाला है। यानी कि जो आरएनए सीक्वेंस से प्रोटीन बनने वाला है वो सीक्वेंस इस नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड से ज्यादा सिमिलर है। ठीक है, तो ये चीज याद रखो। तो इस तरह से तीन नाम है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड और एंटायर सेंस स्ट्रैंड। जबकि इसका क्या नाम है, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड और सेंस स्ट्रैंड, है ना। क्या है, सेंस स्ट्रैंड। फिर आगे आता है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर पे क्या होगा, प्रोसेस रुक जाएगा। प्रोसेस क्या होगा, रुक जाएगा। यानी जब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर पर पहुंचेगा तो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। अब देखो यहां पर मैंने स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन लिखा, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। तो ये जो तीनों स्टेप हैं, तीनों स्टेप जो है वो कहीं ना कहीं ये यूनिट के से रिलेटेड है ना। जैसे कि प्रोमोटर पे बाइंड होना उसे ही कहते हैं इनिशिएशन। आपसे अगर कोई पूछता है व्हाट इज इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो आप क्या बोलोगे, बाइंडिंग ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज टू द प्रोमोटर इज कॉल्ड एज इनिशिएशन, है ना। ये जो प्रोमोटर पे बाइंड होना जो है इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, इनिशिएशन कहते हैं। देन इलॉन्गेशन, इलॉन्गेशन में क्या आएगा, जो स्ट्रक्चरल जीन है वहां पर न्यूक्लियोटाइड्स जो ऐड होंगे, है ना, न्यूक्लियोटाइड्स जो ऐड होगा उसी को क्या कहेंगे, उसी को हम लोग कहेंगे इलॉन्गेशन। और इलॉन्गेशन तब तक होगा जब तक कोडिंग स्ट्रैंड, या हम लोग कह सकते जब तक ये टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है उस पे सीक्वेंस प्रेजेंट है, और टर्मिनेटर जब तक नहीं आ जाता। एक बार टर्मिनेटर आएगा तो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो प्रोसेस जो स्टॉप होगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्मिनेशन। अब जो टर्मिनेशन है वो दो तरह से होता है। क्या होता है, दो तरह से होता है। एक होता है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, और दूसरा है रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन, ठीक है। तो रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट में डिफरेंस क्या है, रो एक प्रोटीन है जो प्रोसेस को स्टॉप करता है ना। अगर वो प्रोटीन यूज हुआ तो रो डिपेंडेंट हो गया, और अगर रो प्रोटीन यूज नहीं हुआ तो रो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। सो इस तरह से जो पूरे प्रोसेस में अगर हम लोग समराइज करें कि क्या क्या चीजें लगी थी, तो ये सारा लिस्ट आपको मिलेगा। क्या मिलेगा कि 4 तरह की न्यूक्लियोटाइड लगा। कौन सा न्यूक्लियोटाइड, आरएनए न्यूक्लियोटाइड, है ना। तो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, है ना। आपने डीएनए के लिए क्या पढ़ा, डीएनटीपीस, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। यहां पे क्या है, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, यानी यहां पे डीऑक्सी नहीं है ना। तो ये आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है। और यहां पर क्या होगा, ए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुएनोसिन
ट्राइफॉस्फेट, यूरासिल ट्राइफॉस्फेट एंड साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, इस तरह से 4 न्यूक्लियोटाइड का रिक्वायरमेंट होगा, है ना, 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड का रिक्वायरमेंट होगा। जबकि सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर, 2 फैक्टर यहां पे, है ना, 2 ये अलग तरह के प्रोटीन है जो हेल्प कर रहे हैं। तो जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो सिग्मा फैक्टर है, सिग्मा फैक्टर क्या करेगा, सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन में हेल्प करेगा, और रो फैक्टर जो है, रो फैक्टर प्रोसेस को स्टॉप करने में हेल्प करेगा। यानी रो फैक्टर क्या करेगा, प्रोसेस को स्टॉप करेगा, और सिग्मा फैक्टर प्रोसेस को इनिशिएट करेगा। अब इनिशिएट कैसे करेगा वो आप सुन लो, कि जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ना, उस एंजाइम को हम लोग कोर एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कोर एंजाइम, कोर एंजाइम। और जब ये रो फैक्टर से मिलता है, यानी इसके ऊपर आके रो फैक्टर अटैच होता है, तब इसे हम कहते हैं होलो एंजाइम। क्या कहते हैं, होलो एंजाइम। और होलो एंजाइम जो है वो एक्चुअली फंक्शन करता है जो हमने अभी डिस्कस किया, यानी कि होलो एंजाइम जो है वो एक्चुअली फंक्शनल आरएनए पॉलीमरेज है। और वो कब बनता है, कैसे बनता है, वो सिग्मा फैक्टर के साथ अटैच होने पर बनता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने एक चीज और मेंशन किया है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो यूकैरियोटिक में 3 तरह के होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। और इन आरएनए पॉलीमरेज जो अलग अलग तरह के हैं, इनसे अलग अलग तरह के आरएनए फॉर्म होते हैं। लाइक आरएनए पॉलीमरेज 1 से आरआरएनए फॉर्म होता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 से एमआरएनए फॉर्म होता है, जबकि आरएनए पॉलीमरेज 3 से क्या फॉर्म होता है, टीआरएनए फॉर्म होता है। समझे? तो इस तरह से क्या पता चला आपको कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो 3 तरह के होते हैं, किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। तो ये मेंशन कर लो आप लोग कि यूकैरियोटिक सेल में होता है इस तरह से। और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही आरएनए पॉलीमरेज तीनों तरह के, है ना, या जितने भी तरह के आरएनए होते हैं सारे आरएनए को फॉर्म करता है। तो यहां पर आपने क्या देखा, जो आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो 2 तरह के आरएनए बनाता है, एक स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए और दूसरा टीआरएनए, है ना, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ये भी एक तरह का आरएनए प्रेजेंट होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। अब देखो जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक 2 तरह के ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो आरएनए फॉर्म होता है वो आरएनए को किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, यानी कि जो आरएनए फॉर्म हुआ वो डायरेक्टली फंक्शनल है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल, सॉरी, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो आरएनए फॉर्म होता है उसे हम एचएनआरएनए कहते हैं। क्या कहते हैं, एचएनआरएनए, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। और फिर उसका मॉडिफिकेशन होगा जिसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। और इस मॉडिफिकेशन में 3 तरह के मॉडिफिकेशन होते हैं। कौन कौन से मॉडिफिकेशन होता है, एक होता है 5 प्राइम कैपिंग। क्या होता है, 5 प्राइम कैपिंग। थ्री प्राइम टेलिंग, और इसके अलावा एक जो तीसरा जो है वो क्या है, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग। तो ये 3 मॉडिफिकेशन है जो आरएनए पर होगा, और उसके बाद जो आरएनए है वो फंक्शनल होगा और उससे प्रोटीन बनेगा। और ये 3 प्रोसेस होने के बाद ही उस एचएनआरएनए को, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए को हम जो कहेंगे वो एमआरएनए कहेंगे। ठीक है। सो देखो कैसे ये जो आरएनए बनकर डीएनए से निकल रहा है, ये जैसे ही इसका एंड 5 प्राइम एंड है ना, तो जैसे हमने क्या डिस्कस किया कि जो डीएनए रीड होगा वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में रीड होगा, और जो आरएनए बनेगा वो कैसे बनेगा, वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा, यानी कि ऑपोजिट होगा। तो यहां पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, है ना, आरएनए बनकर निकल रहा है। जैसे ही आरएनए का 5 प्राइम एंड फ्री होता है, उस एंड पर एक न्यूक्लियोटाइड ऐड किया जाएगा जिसे हम कहते हैं मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, MGPPP।
मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये न्यूक्लियोटाइड ऐड किया जाएगा एट द 5 प्राइम एंड, जो 5 प्राइम एंड से एमआरएनए को प्रोटेक्ट करने वाला है ना, यानी कि ये एमआरएनए को डीनेचर नहीं होने देगा फ्रॉम दी 5 प्राइम एंड। ठीक है, और देखो अब प्रोसेस, अभी देखो यहां पर इस डायग्राम के हिसाब से प्रोसेस रुका नहीं है, प्रोसेस रुका नहीं है ना। और हमने क्या डिस्कस किया कि प्रोसेस दो तरह से रुकता है, स्टॉप होता है, टर्मिनेट होता है, एक रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन और एक रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। तो चलो मैं आपको रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन थोड़ा और अच्छे से डिटेल में बता देता हूं। जो आरएनए बनकर बाहर निकला, इस आरएनए पर एक सीक्वेंस होता है, एक सीक्वेंस होता है जिसको आइडेंटिफाई करता है रो प्रोटीन। कौन आइडेंटिफाई करता है? रो प्रोटीन। और है ना, रो प्रोटीन कैसा है? रो प्रोटीन एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर की तरह है ना, कैसा है? एक रिंग की तरह है, जो इस आरएनए में इस तरह से इंसर्ट हो गया। अब देखो इसकी जो एक्टिविटी है वो हेलिकेज की तरह है। हेलिकेज आपने पढ़ा, हेलिकेज क्या करता है? डीएनए स्ट्रैंड के बीच का बॉन्ड ब्रेक करता था और दो स्ट्रैंड को सेपरेट किया था, यही किया था ना। ये भी ऐसे ही करेगा। देखो ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ये आगे मूव होगा, आगे मूव होगा। अब देखो यहां पर हमें क्या दिख रहा है? यहां पर कुछ डीएनए सीक्वेंस और जो आरएनए बना है वो डीएनए आरएनए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इसे ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं? आरएनए डीएनए हाइब्रिड, है ना। क्या कहते हैं? डीएनए आरएनए हाइब्रिड। तो इसे क्या कहते हैं? आरएनए डीएनए या डीएनए आरएनए हाइब्रिड कहते हैं। और ये जो हेलिकेज एक्टिविटी कैसे करेगा? ये आगे जाएगा और इनके बीच का जो बॉन्ड है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर फॉर्म हुआ है, उन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगा। और ब्रेक होने की वजह से क्या होगा? ये जो आरएनए बना था वो आरएनए सेपरेट हो जाएगा, है ना। तो इन शॉर्ट टर्मिनेशन में हम कह सकते हैं कि जो रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन है वो विद द हेल्प ऑफ रो प्रोटीन टर्मिनेट होता है। और कैसे टर्मिनेट होता है? रो प्रोटीन एक्ट करता है लाइक हेलिकेज एंजाइम, और वो डीएनए आरएनए हाइब्रिड, जिसकी वजह से, है ना, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये जो बॉन्ड्स थे इसके बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो थे उनको ब्रेक करता है, और जिसके रिजल्ट में क्या होता है? आरएनए सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है। सो अब दूसरा जो बचा वही मैं फिर से डिस्कस कर देता हूं, रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन में क्या होगा? जो आरएनए बनकर बाहर निकला है ये एक लूप फॉर्म करेगा। क्या होगा? इसका एक स्ट्रक्चरल चेंज होगा। कैसे? इसमें एक लूप फॉर्म होगा जिसके वजह से ये जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल नहीं रह पाएगा और प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है। कम टू द मेन पार्ट, जो हमने यहां पे हेडिंग दिया है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, जो किसमें होने वाला है? जो होने वाला है यूकैरियोटिक सेल में, है ना, जो होने वाला है हमारे बॉडी में। हम लोग कौन है? हम लोग हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तो हमारे बॉडी में, है ना। एनिमल्स में किस तरह से होगा वो देखते हैं। तो पहला स्टेप आपको पता चल गया। 5 प्राइम कैपिंग में क्या हुआ? अनयूजुअल, है ना, एक अनयूजुअल मतलब जो कॉमन नहीं है, आमतौर से नहीं होता है, बट यहां पे है। अनयूजुअल मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड एट 5 प्राइम एंड, इसी को कहते हैं 5 प्राइम कैपिंग। क्या कहते हैं? 5 प्राइम कैपिंग, या सिंपली कैपिंग भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो ये जो आरएनए है, आरएनए है, इसमें लास्ट में, है ना, जब आरएनए कंप्लीट हो गया तो इसके लास्ट में बहुत सारा एडेनिन न्यूक्लियोटाइड ऐड किया जाएगा, जिसके बाद ये आरएनए सेपरेट होने पर हमें कुछ इस तरह से दिखेगा कि लास्ट में बहुत सारे एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं, बहुत सारे एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है। और ये जो एडेनिन न्यूक्लियोटाइड ऐड किया जा रहा है इसे ही कहते हैं टेलिंग। क्या कहते हैं? टेलिंग, 3 प्राइम टेलिंग, यानी 3 प्राइम एंड पर क्या किया गया है? बहुत सारा एडेनिन न्यूक्लियोटाइड ऐड किया गया है। कितना एडेनिन न्यूक्लियोटाइड? तो ये होता है 250 to 300। इतना न्यूक्लियोटाइड 3 प्राइम एंड पर ऐड किया गया है, और इस प्रोसेस को हम लोग 3 प्राइम टेलिंग कहते हैं। सो ये क्या करेगा? बेसिकली ये भी एक तरह से आरएनए को प्रोटेक्शन दे रहा है। किससे प्रोटेक्शन दे रहा है? एंजाइम से, कि कोई एंजाइम इस पर 3 प्राइम एंड से अटैक ना कर पाए, या अगर कोई एंजाइम 3 प्राइम एंड पर अटैक करता भी है
तो वो जिन न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करेगा उसका यहां पर कोई फंक्शन नहीं है। यानी कि जो एक्चुअल जिससे प्रोटीन बनना है ना, इस पार्ट से प्रोटीन बनना नहीं है। तो जब तक वो 200, 250, 300 न्यूक्लियोटाइड एक एडेनिन को कट करके एक्चुअल आरएनए पर अटैक करेगा, तब तक तो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होगा। प्रोटीन का जो प्रोसेस है, जो ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है, वो कंप्लीट हो चुका होगा, प्रोटीन बन गया होगा। उसके बाद अगर ये आरएनए पर अटैक हुआ, ये आरएनए डिस्ट्रॉय हो भी गया, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, समझे ना। तो इस तरह से आरएनए को दोनों तरफ से, है ना, दो तरफ से उसको प्रोटेक्शन दिया गया, 5 प्राइम कैपिंग के थ्रू और 3 प्राइम टेलिंग के थ्रू। अब देखो, अब बचा स्प्लाइसिंग। क्या बचा? स्प्लाइसिंग क्या है? जैसे मैंने क्या है बताया आपको कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये हो रहा है यूकैरियोटिक में। तो यूकैरियोटिक में जो आरएनए बना, हमने इसे क्या कहा? इसे कहा हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, HNRNA। क्या बोले इसको? हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। अब हेट्रो वर्ड से क्या समझ में आ रहा है? हेट्रो वर्ड हमने जहां पे देखा वहां पर दो अलग अलग तरह की चीजें होती है ना। होमो मतलब दो चीजें सेम है और हेट्रो मतलब दो चीजें दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो यहां पर क्या चीज अलग है, तो देखते हैं हम लोग क्या अलग है यहां पर क्या अलग है। ये जो आरएनए बना है, इसके बीच में कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट है। कुछ क्या प्रेजेंट है? नॉन कोडिंग सीक्वेंस, जिसे हम लोग कहते हैं इंट्रॉन। क्या कहते हैं? इंट्रॉन। और जो कोडिंग सीक्वेंस है उसे कहते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं? एक्सॉन। तो यहां पर एक्सॉन और एंट्रॉन दो चीजें प्रेजेंट है, जिसमें से हमें निकालना है, रिमूव करना है। किसे रिमूव करना है? हमें रिमूव करना है एंट्रॉन को। और इसी के रिमूवल को जो कहते हैं वो स्प्लाइसिंग कहते हैं, है ना। इसका जो प्रोसेस होगा रिमूवल का, उसे ही हम स्प्लाइसिंग कहेंगे। अब ये रिमूव कैसे होगा, है ना। तो इसमें भी अलग अलग तरह के प्रोटीन हेल्प करते हैं, और जिसके बाद ये रोल होकर एक रोल इस तरह से गोल बॉडी होकर रिमूव होते हैं। यानी कि जो नेक्स्ट अगर हम लोग इसका डायग्राम देखें तो आपको क्या दिखेगा कि इस तरह से आरएनए दिखा, 5 प्राइम, 3 प्राइम, और यहां पर जो एंट्रॉन था वो इस तरह से रोल होकर, है ना, ये क्या होता है? ये पार्ट इस पार्ट पर अटैच होता है इस तरह से, है ना। तो वो रोल हो जाता है, एक्चुअली इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में रिमूव हो गया। अब जब ये रिमूव हो गया, है ना, या ये जो बॉडी रिमूव हुई, इसी को हम लोग कहते हैं स्प्लाइसोसोम। क्या कहते हैं? स्प्लाइसोसोम, ठीक है। और जब ये रिमूव हो गया, उसके बाद जो एक्चुअल आरएनए हमें मिलेगा, तो एंट्रॉन के रिमूवल के बाद जो आरएनए हमें मिला 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसे हम कहेंगे, है ना, बहुत सारा एडेनिन प्रेजेंट है और यहां पे मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्रेजेंट है, और इसे हम कहेंगे एमआरएनए। यानी कि अब ये जो एमआरएनए है ये रेडी है फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, है ना, ट्रांसलेशन के लिए बिल्कुल रेडी है। इंट्रॉन, एक्सॉन, ठीक है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में 3 पार्ट्स हैं, कैपिंग, 5 प्राइम कैपिंग, 3 प्राइम टेलिंग और स्प्लाइसिंग, जिसमें स्प्लाइसोसोम के फॉर्म में नॉन कोडिंग सीक्वेंस, जिसे हमने एंट्रॉन कहा, उसको रिमूव किया गया। और एक्सॉन जो है वो कोडिंग सीक्वेंस था, एक्सॉन्स को क्या किया गया? जोड़ दिया गया, ज्वाइन किया गया, और एक्सॉन्स को जोड़कर जो आरएनए मिला उसे हमने एमआरएनए कहा। जबकि पहले जो आरएनए मिला था हमें, उसे हमने एचएनआरएनए कहा था, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। क्या कहा था? हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। तो इस तरह से यहां पर प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो आपने इसमें सारी चीजें जो आपने देखा कि वो 3 ही है, 3 स्टेप्स है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। ट्रांसक्रिप्शन के 3 यूनिट है, कौन कौन से? यस, है ना, कौन सा? प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। फिर आपने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन देखा, वहां पर भी 3 ही प्रोसेस हैं, कौन सा? 5 प्राइम कैपिंग, 3 प्राइम टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग, ठीक है।
सो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो ट्रांसलेशन पर होगा, जिसमें प्रोटीन किस तरह से बनता है वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो एक एनिमेशन है ये, देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन किस तरह से होता है। ये डीएनए स्टैंड है, आप देख रहे हो -10 -35 प्रोमोटर सीक्वेंस, और यहाँ पर रो रिकॉग्निशन साइट मीन्स यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप होगा। -10 -35 ये जो सीक्वेंस है ये प्रोमोटर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ पर आकर बाइंड होने वाला है। ये है आरएनए पॉलीमरेज और ये सिग्मा फैक्टर। अब पहले सिग्मा फैक्टर बाइंड हुआ आरएनए पर, अब इसे हम इन दोनों को एक साथ कहते हैं होलो एंजाइम, है ना। क्या कहते हैं? होलो एंजाइम। मीन्स अगर आरएनए पॉलीमरेज अकेले है तो उसे कोर एंजाइम बोलेंगे। कोर एंजाइम प्लस सिग्मा फैक्टर जब दोनों मिल गया देन इट इज कॉल्ड एज होलो एंजाइम। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आया है नीट में, होलो एंजाइम का कंपोनेंट पूछा था। अब देखिए ये -10 जो सीक्वेंस है, यहां से डीएनए सीक्वेंस सेपरेट होना स्टार्ट होंगे, यानी डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट हुआ। बट द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड विल स्टार्ट फ्रॉम +1, सो यहाँ पे +1, यहाँ से +1 से न्यूक्लियोटाइड ऐड होना स्टार्ट होगा और वो मूव होगा आगे, इस तरह से मूव होता जाएगा। और जब कुछ न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाएंगे तो सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाता है। जैसे आपने देखा सिग्मा फैक्टर क्या होगा, रिलीज हो गया आफ्टर एडिंग फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ आरएनए। सो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहा है, डीएनए अनवाइंड हो रहा है, और फिर जब डीएनए आगे मूव हो रहा है तो अगेन रिवाइंड भी है ना, रिवाइंडिंग यानी कि रिकॉइलिंग भी डीएनए का हो जा रहा है। तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज इंडिविजुअली सारा काम कर रहा है, अनवाइंड भी कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स भी ऐड कर रहा है और फिर रिवाइंड भी कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो आरएनए डीएनए हाइब्रिड, जहाँ पे फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स जो है आरएनए डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग शो कर रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, आरएनए डीएनए हाइब्रिड कहते हैं। अब ये आरएनए बनकर रिलीज हुआ, रो प्रोटीन, यहाँ पर रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन दिखाया है, रो आरएनए पर बाइंड हुआ और क्या किया इसने, कॉइल फॉर्म करेगा। देखिए इस तरह से एक लूप फॉर्म किया, कॉइल फॉर्म किया, और ये लूप जो है इट विल रिजल्ट इन द सेपरेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, इट विल रिजल्ट इन द सेपरेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी, ट्रांसक्रिप्शन कंपोनेंट्स, सारे कंपोनेंट्स को इसने सेपरेट कर दिया। कम टू द सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, डायरेक्शन ऑफ आरएनए एंड डायरेक्शन ऑफ रीडिंग ऑफ सिंथेसिस ऑफ टेम्पलेट डीएनए स्टैंड। यानी कि यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है आरएनए सिंथेसिस का डायरेक्शन एंड डीएनए टेम्पलेट डीएनए का डायरेक्शन। तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि आरएनए सिंथेसाइज ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज दी 5' to 3' डायरेक्शन, और 5' to 3' डायरेक्शन आरएनए को फॉर्म करने के लिए जो डीएनए टेम्पलेट रीड होगा दैट विल बी 3' to 5' डायरेक्शन। सो फर्स्ट आरएनए इज गिवन, आरएनए पहले दिया हुआ है, सो आरएनए का डायरेक्शन 5' to 3' होगा, जबकि डीएनए का जो डायरेक्शन होगा वो 3' to 5' होगा। सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए? As we know, a transcription unit consists of a terminator, promoter and a structural gene. First is promoter, then a structural gene, then terminator. So inducer is not a part of transcription unit. Question number 3, removal of intron and joining of exon is in a defined order during transcription is called. Removal of intron is called as, option is given, looping, inducing, slicing and splicing. So answer will be splicing. Question number 4, exon part of mRNA have code 4. As we know, exon is the coding sequence of mRNA, and mRNA is the script of protein. We have already discussed mRNA is the script of
protein. So answer will be protein. Question number 5. Types of RNA polymerase required in nucleus for RNA synthesis. As we know, there are 3 types of RNA, rRNA, tRNA and mRNA, है ना. So हर RNA जो है वो एक different types के polymerase से form होता है. rRNA is formed by RNA polymerase 1. mRNA is formed by RNA polymerase 2. tRNA is formed by RNA polymerase 3. So 3 तरह के RNA है और 3 तरह के RNA अलग अलग तरह के RNA polymerase से फॉर्म होते हैं. तो इस तरह से 3 तरह के RNA polymerase की रिक्वायरमेंट है. क्वेश्चन नंबर 6. Which one of the following is not a part of transcription unit? Same question is repeated. So answer is inducer. Question number 7. Removal of RNA polymerase 3 from nucleoplasm will affect the synthesis of. So we have already discussed RNA polymerase 3 is responsible for the synthesis of tRNA. So it will prevent the synthesis of tRNA if RNA polymerase remove is absent. Question number 8. In eukaryotes, after transcription of mRNA, some of its nucleotide are removed before it is translated into polypeptide. The nucleotide which are removed from mRNA are called as. So it is talking about post-transcriptional modification. So as we have already discussed, post-transcriptional modification consists of 3 steps: 5' capping, 3' telling and splicing. Splicing is the removal of intron or removal of non-coding sequence. So answer will be intron. Question number 9. In eukaryotes, mRNA is synthesized with the help of mRNA. mRNA is synthesized with the help of RNA polymerase 2. Question number 10. Methyl guanosine triphosphate MGPPP is added at 5' end of hnRNA. As we know, the RNA formed after the transcription in eukaryotes, it is called as hnRNA, heteronuclear RNA, because it consists of exon and intron. So at 5' end, one unusual methyl guanosine triphosphate is added, which is called as capping or 5' capping. So answer is capping. Question number 10. Question number 11. In some virus, RNA is present instead of DNA, indicates that the nucleic acid must combine with host DNA before replication. They cannot replicate. There is no heredity information. RNA can act to transfer heredity. So answer is D. RNA can act as a genetic material. It can act as transfer heredity. Question number 12. Which one of the following statement are correct? rRNA provide the template for the synthesis of protein. Wrong. rRNA is present in ribosome, while mRNA provide the template for synthesis of protein. So first is wrong. tRNA bring the amino acid and read the genetic code. So second is right. RNA polymerase binds to promoter and initiate transcription. RNA polymerase 2 binds to promoter is correct. Initiate the transcription, it's also correct. So second and third option are correct. Second, third, fourth is remaining. Second, third, fourth is not present together. So answer will be second, third. Second, third is present in option D. Let's see what is the option for. A segment of DNA coding for polypeptide is called as intron. As we know, intron is the non-coding sequence, while exon is the coding sequence. So option or fourth statement is also wrong. Question number 13. Which one of the following statement about RNA polymerase are correct? RNA polymerase 1 transcribe rRNA. Yes, it is correct. RNA polymerase 2 transcribe snRNA. RNA polymerase 3 transcribe hnRNA. RNA polymerase 2 transcribe hnRNA. So first one is saying first option is correct. RNA polymerase 1 transcribe rRNA and RNA polymerase 2 transcribe hnRNA. It's also correct. hnRNA means hnRNA फॉर्म होगा और उसके बाद उसका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होकर mRNA बनेगा. So option 1 and option 4 are correct. 1 and 4, D option is right.
So match the column type question. These type of question are very important. It consists of several questions together in a single question. So you should solve this type of questions. So अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है कि सबसे श्योर जिस ऑप्शन पर आप हो सबसे पहले उस ऑप्शन को मैच करके आंसर वेरीफाई करो. लाइक यहाँ पर प्राइमेज सबसे इजीली हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आरएनए प्राइमर फॉर्म करता है. सो सी का 4 चेक करिए ऑप्शन में 4 सी का 4 दो ऑप्शन है बी एंड डी. देन और ऑप्शन चेक करिए डीएनए पॉलीमरेज 3. डीएनए पॉलीमरेज 3 हमें पता है डीएनए क्या फॉर्म करेगा. डीएनए पॉलीमरेज है तो डीएनए फॉर्म करेगा. डीएनए कैसे फॉर्म करेगा? बाय जॉइनिंग द न्यूक्लियोटाइड. तो डी का 1 आप चेक कर लो. डी विथ 1 ओनली 1 ऑप्शन इज देयर है ना. तो ऑलरेडी जो दो और ऑप्शन है वो मैच हो जाएंगे. लाइक हेलिकेस यहाँ पे आप देख लो फर्स्ट का सेकंड, यानी कि हेलिकेस ओपनिंग ऑफ डीएनए, गायरेज अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए. तो दो आपने मैच किया, दो ऑटोमेटिकली मैच हो गया. क्वेश्चन नंबर 15. न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, पेप्टिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड. So if we will consider single stranded DNA और RNA, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से 3 प्राइम 5 प्राइम के बीच में बॉन्डिंग होती है. यानी एक न्यूक्लियोटाइड का जो तीसरे कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वहां से बॉन्डिंग होगा दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5वें कार्बन पे जो फॉस्फेट ग्रुप है. तो फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे इन्वॉल्व होता है बॉन्डिंग में बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड. तो बॉन्ड क्या होगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड 2 न्यूक्लियोटाइड 2 स्ट्रैंड है, 2 स्ट्रैंड एक दूसरे से जो बॉन्डिंग करते हैं, एक दूसरे से जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पैरिंग का बेसिस का जो पैरिंग होता है वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड इन्वॉल्व होता है. ठीक है. सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.